रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये खास कार्यक्रम डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 20 मार्च को अपने सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 540 अरब रुपए से अधिक मूल्य के हथियारों और उपकरणों के खरीद के लिए प्रारंभिक मंजूरी दे दी। इस मंजूरी में भारतीय सेना द्वारा उपयोग में किए जा रहे रूस निर्मित T-90 बैटल टैंक्स के लिए अधिक शक्तिशाली इंजन, भारतीय नौसेना के लिए अतिरिक्त एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज और भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की खरीद शामिल है। तो आज हम इन खबरों का एक व्यापक दृष्टिकोण से विश्लेषण करेंगे। 20 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी द्वारा दी गई मंजूरियों में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए प्रमुख खरीद शामिल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धीमी खरीद और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले आधुनिकीकरण में सबसे बड़ी बाधा आत्मघाती खरीद प्रक्रियाएं हैं। अच्छी खबर यह है कि इन्हें सुधारने की योजना बनाई गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। इसी के तहत डीएसी ने कैपिटल एक्विजिशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए दिशा निर्देशों को भी मंजूरी दी है। इस नए संशोधित ढांचे के तहत खरीद प्रक्रिया तेज और अधिक प्रभावी हो सकेगी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल भारत के रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बलों से संबंधित कैपिटल एक्विजिशंस के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसे 2001 में 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बाद मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था, ताकि रक्षा खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और मजबूत किया जा सके। भारत के रक्षा मंत्री डीएसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें मुख्य सदस्य चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख, रक्षा सचिव और अन्य शीर्ष रक्षा एवं वित्त अधिकारी शामिल होते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का प्राथमिक कार्य एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान करना है। ये किसी भी सैन्य उपकरण को खरीदने की प्रक्रिया का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। डीएसी ये तय करता है कि कौन कौन से उपकरण और हथियार सबसे पहले खरीदे जाएंगे, ताकि सेना की रणनीतिक जरूरतें और ऑपरेशन की तत्कालिक मांगों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा डीएसी रक्षा खरीद के लिए बजट तय करने में भी अहम भूमिका निभाती है और ऐसी नीतियां बनाना जिससे खरीद की प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी हो। हाल ही के वर्षों में डीएसी का मुख्य ध्यान रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना रहा है, जो सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करके और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करके डीएसी भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। कुल मिलाकर डीएसी ये सुनिश्चित करने में सहायक है कि भारत की सेना राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का कुशलतापूर्वक सामना करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित और तैयार हो। भारत की रक्षा खरीद नीति सशस्त्र बलों को आधुनिक तकनीक से लैस करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि वर्तमान प्रणाली की अक्सर धीमी, नौकरशाही और असक्षम होने के लिए आलोचना भी की जाती है, जिसके कारण महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों को प्राप्त करने में देरी होती है। पिछले कुछ वर्षों में कई संसाधनों के बावजूद मौजूदा नीति अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है, जो देश की मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा परिस्थिति की तंत्र बनाने की क्षमता को बाधित करती है। इन मुद्दों को हल करने के लिए दक्षता बढ़ाने, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने और खरीद प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए व्यापक सुधार आवश्यक हैं। भारत की रक्षा खरीद प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या है देरी से होने वाली खरीद प्रक्रिया। मंजूरी देने की प्रक्रिया में कई स्तरों पर फैसले लिए जाते हैं, जिससे
खरीदा हुआ सौदा कई साल पुराना हो जाता है। जब तक उपकरण सेना को मिलता है तब तक वो पुराना हो चुका होता है। इससे खर्चा भी बढ़ जाता है और सेना को काम करने में भी दिक्कत आती है। ये देरी सेना की तैयारी को कमजोर कर देती है, खासकर ऐसे समय में जब सैन्य खतरे तेजी से बदल रहे हैं। अगर मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और तकनीक आधारित फैसले लिए जाएं, तो खरीद प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। एक और बड़ी चिंता भारत की रक्षा आयात पर निर्भरता है। देश में स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने की कोशिशों के बावजूद भारत आज भी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक बना हुआ है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहने से लागत बढ़ती है और भारत भू राजनीतिक दबाव और सप्लाई चेन में रुकावटों का शिकार हो सकता है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों का मकसद इस निर्भरता को कम करना है, लेकिन इसके लिए खरीद नीतियों और घरेलू निर्माताओं का सक्रिय समर्थन करना होगा। इसमें ब्यूरोक्रेसी की जटिलताओं को कम करना, वित्तीय प्रोत्साहन देना और लगातार ऑर्डर सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा भारत की रक्षा खरीद नीति में आधुनिक युद्ध की जरूरतों के लिए लचीलापन और अनुकूलनशीलता की कमी है। आज के समय में साइबर युद्ध, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई सैन्य तकनीकें तेजी से विकसित हो रही हैं। ऐसे में एक तेज और लचीली खरीद नीति की जरूरत है। मौजूदा सख्त प्रक्रिया की वजह से सेना को नई और आधुनिक तकनीक समय पर नहीं मिल पाती। इसके लिए खरीद नीति में सुधार करके स्टार्टअप, रिसर्च संस्थाओं और निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि उभरती हुई तकनीकों को जल्दी अपनाया जा सके। भारत की डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सुधारों की सख्त जरूरत है। यह नीति विदेशी रक्षा कंपनियों को यह अनिवार्य करती है कि वह अपने कॉन्ट्रैक्ट की कुछ रकम भारत की रक्षा इंडस्ट्री में दोबारा निवेश करें, लेकिन अब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और देश में रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में उल्लेखनीय लाभ इससे नहीं हुआ है। कई विदेशी कंपनियां जटिल नियमों और सख्त निगरानी की कमी की वजह से अपने ऑफसेट प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहती हैं। नई ऑफसेट नीति का फोकस इस बात पर होना चाहिए कि भारत को सही मायनों में तकनीक मिले, जॉइंट वेंचर्स बढ़ें और देश का रक्षा अनुसंधान और विकास सेक्टर मजबूत हो। रक्षा खरीद में निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी भी एक बड़ी चुनौती है। परंपरागत रूप से भारत की रक्षा इंडस्ट्री में HAL, DRDO और BEL जैसी सरकारी कंपनियों का दबदबा रहता है। इसी वजह से प्रतिस्पर्धा और नई तकनीकों में नवाचार कम हुआ है। निजी रक्षा कंपनियों को कई तरह के नियमों और वित्तीय अड़चनों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके लिए इस क्षेत्र में आना मुश्किल हो जाता है। अगर खरीद नीति को जल्द खुला और प्रतिस्पर्धी बनाया जाए तो निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ेगा और इनोवेशन होंगे और रक्षा निर्माण में कुल मिलाकर तेजी और गुणवत्ता दोनों बढ़ेंगी। बजट की सीमाएं रक्षा खरीद प्रक्रिया को और जटिल बना देती हैं। हालांकि भारत अपने कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए रखता है, लेकिन इसमें से ज्यादातर राशि वेतन और पेंशन पर खर्च हो जाती है, जिससे नए अधिकरण के लिए सीमित धन बचता है। इसके अलावा खरीद में होने वाली देरी से लागत और बढ़ जाती है, जिससे वित्तीय दबाव और बढ़ता है। इस स्थिति को संभालने के लिए रणनीतिक वित्तीय योजना जरूरी है। इसमें लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट और लागत प्रभावी खरीद मॉडल शामिल होने चाहिए, ताकि रक्षा बजट का सही इस्तेमाल हो सके। रक्षा उत्पादन में सच्ची आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए रक्षा खरीद नीति में बड़ा बदलाव करना जरूरी है। नीति ऐसी होनी चाहिए जो स्वदेशी निर्माताओं को प्राथमिकता दे और देश में एक मजबूत रक्षा उद्योग के विकास को बढ़ावा दे। अगर सरकार ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी अड़चनों को कम करे, भारतीय रक्षा परियोजनाओं को जल्द मंजूरी दे और रक्षा से जुड़े स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दे, तो भारत एक आत्मनिर्भर रक्षा इकोसिस्टम बना सकता है। इससे न केवल विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि देश की तकनीकी क्षमताएं भी तेजी से बढ़ेगी। भारत की रक्षा खरीद नीति को दक्षता, पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। वर्तमान व्यवस्था में देरी, आयात पर निर्भरता
लचीलेपन की कमी और निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी जैसी समस्याएं हैं जो भारत की रक्षा तैयारियों को कमजोर करती हैं। सुधारित नीति का फोकस तेज फैसले लेना, घरेलू निर्माण बढ़ाने, नई तकनीकों को अपनाना और वित्तीय संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल करने पर होना चाहिए। इन बदलावों के जरिए भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सकता है, रणनीतिक स्वायत्तता हासिल कर सकता है और रक्षा प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में उभर सकता है। अब आइए डीएसी द्वारा इन विशाल मंजूरियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भारतीय सेना को देखें, जिसे T-90 टैंकों में मौजूदा 1000 हॉर्स पावर इंजनों को अपग्रेड करने के लिए अधिक शक्तिशाली 1350 हॉर्स पावर इंजनों की खरीद की मंजूरी मिली है। ये सुधार युद्ध क्षेत्र में गतिशीलता बढ़ाने में मदद करेगा और टैंकों को कठिन इलाकों, खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बेहतर तरीके से नेविगेट करने में सहायता करेगा, क्योंकि इससे उनका पावर टू वेट अनुपात बढ़ जाएगा। T-90 टैंक, जो भारतीय सेना के आर्मर्ड फ्लीट की रीढ़ की हड्डी है, को कई परिचालन और तकनीकी चुनौतियों के कारण तत्काल इंजन अपग्रेड की आवश्यकता है। 2000 के शुरुआती दशक में शामिल किए गए ये टैंक अब तक विश्वसनीय रहे हैं, लेकिन आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में बढ़ती गतिशीलता, मारक क्षमता और दुश्मन के खतरों को देखते हुए इंजन अपग्रेड जरूरी है, ताकि इनकी प्रदर्शन क्षमता, कार्य क्षमता और सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके। भारतीय सेना के T-90 टैंक V-92S2 डीजल इंजन से संचालित होते हैं, जो 1000 हॉर्स पावर की ताकत उत्पन्न करते हैं। हालांकि ये पिछले दशकों में पर्याप्त था, लेकिन अब ये आधुनिक टैंकों की तुलना में कम शक्तिशाली है। आज के अधिकतर मेन बैटल टैंक्स 1000 से 1500 तक के हॉर्स पावर वाले इंजनों के साथ लैस हैं, जो उन्हें बेहतर गति, तेजी और संचालन क्षमता देते हैं। विकसित हो रहे युद्ध क्षेत्र, उच्च गति बख्तरबंद युद्ध और तीव्र तैनाती की जरूरतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए T-90 को अधिक शक्तिशाली इंजन की आवश्यकता है। बीते वर्षों में भारतीय सेना ने T-90 टैंकों को बेहतर कवच सुरक्षा, नए हथियार प्रणालियों और आधुनिक संचार उपकरणों से अपग्रेड किया है। ये सुधार युद्ध क्षमता को बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही टैंक का वजन भी बढ़ा देते हैं, जिससे इसकी गति और गतिशीलता कम होती है। मौजूदा 1000 हॉर्स पावर वाला इंजन इस अतिरिक्त भार को संभालने में संघर्ष करता है, जिससे टैंक धीमा और कम फुर्तीला हो जाता है। T-90 की गतिशीलता और युद्ध क्षमता बहाल करने के लिए कम से कम 1340 हॉर्स पावर या उससे अधिक का इंजन आवश्यक है। भारत की रणनीतिक स्थिति के अनुसार बख्तरबंद वाहनों को लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसी ऊंचाई वाले इलाकों में काम करना पड़ता है, जहां ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, जिससे इंजन की क्षमता प्रभावित होती है। मौजूदा V-92S2 इंजन ऐसे हालात में कम शक्ति प्रदान करता है, जिससे टैंकों के लिए पहाड़ी इलाकों में आसानी से चलना मुश्किल हो जाता है। कोई विदेशी आधुनिक इंजन या कोई स्वदेशी विकल्प इन क्षेत्रों में T-90 टैंकों के प्रदर्शन को काफी हद तक सुधार सकता है। वर्तमान इंजन ईंधन की खपत अधिक करते हैं और कम कुशल है, जिससे संचालन लागत बढ़ती है और बार बार ईंधन भरने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा T-90 टैंक लगभग 2 दशकों से सेवा में है, जिससे पुराने इंजनों के स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल हो रहा है और रखरखाव की चुनौतियां बढ़ रही हैं। एक आधुनिक और ईंधन कुशल इंजन न केवल लॉजिस्टिक बोझ को कम करेगा, बल्कि टैंक की सहनशक्ति और संचालन क्षमता भी बढ़ाएगा। भारत अपने आर्मर्ड कोर का आधुनिकीकरण फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल कार्यक्रम के तहत कर रहा है, जिसका लक्ष्य पुराने टैंकों को उन्नत प्लेटफॉर्म से बदलने का है। हालांकि T-90 टैंक कम से कम अगले 10 साल तक सेवा में बने रहेंगे, इसलिए इन्हें प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इंजन अपग्रेड जरूरी है। एक अधिक शक्तिशाली और कुशल इंजन इन टैंकों को भविष्य की तकनीकों जैसे बेहतर फायर कंट्रोल सिस्टम, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और उन्नत संचार उपकरणों के साथ जोड़ा जा सकेगा।
भारतीय सेना के T-90 टैंकों को जल्द ही इंजन अपग्रेड की जरूरत है ताकि उनकी गतिशीलता, युद्ध क्षमता और संचालन विश्वसनीयता बेहतर हो सके। मौजूदा कमजोर इंजन बढ़ते वजन, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रदर्शन और आधुनिक युद्ध क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं। अधिक शक्तिशाली, ईंधन कुशल और तकनीकी रूप से उन्नत इंजन में अपग्रेड करने से इन टैंकों की उम्र बढ़ेगी और सुनिश्चित होगा कि वह भारत के आर्मर्ड फ्लीट की ताकत बने रहें। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की, जो अपनी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को और मजबूत करने जा रही है। इसके लिए वर्णास्त्र टॉर्पीडो की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना विज्ञान और तकनीक प्रयोगशाला द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ये जहाज से दागे जाने वाले युद्धक टॉर्पीडो नौसेना की पनडुब्बी खतरों से निपटने की क्षमता को बढ़ाएंगे। हिंद महासागर क्षेत्र रणनीतिक नौसैनिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है, जिसमें चीन और पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों से पनडुब्बी खतरे में वृद्धि हो रही है। अपनी बढ़त बनाए रखने और समुद्री हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने उन्नत एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमताएं विकसित की हैं। इसमें युद्धपोत, विमान, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां और जटिल जलमग्न पहचान प्रणालियां शामिल हैं। हाल ही में DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी वर्णास्त्र टॉर्पीडो की खरीद से नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता और अधिक मजबूत होगी। भारतीय नौसेना एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए युद्धपोतों का संचालन करती है। प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाए गए कमरोटा क्लास क्रोवेट सबसे उन्नत एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाजों में से एक है, जो हल माउंटेड सोनार, टोड अरे सोनार और टॉर्पीडो लॉन्चर से लैस है। इसके अलावा शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स और कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट और सोनार सिस्टम से लैस हैं, जो उन्हें दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और नष्ट करने में सक्षम बनाते हैं। INS कदमत और INS किल्तन भी विशेष एंटी सबमरीन प्लेटफॉर्म हैं, जो नौसेना की जल रक्षण क्षमता को और मजबूत बनाते हैं। विशाल महासागरीय क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उन पर नजर रखने में विमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बोइंग P-8I पोजिडॉन, जिसे दुनिया के सबसे उन्नत एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है, सोनबॉय मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर, हार्पून एंटीशिप मिसाइल्स और लाइट वेट टॉर्पीडो से लैस है। इसके अलावा भारतीय नौसेना रुस्तम 2 और सी गार्डियन UAVs को भी शामिल कर रही है, जो पनडुब्बी खतरों के खिलाफ निरंतर निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेंगे। हेलीकॉप्टर तेजी से प्रतिक्रिया देने वाला एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता प्रदान करते हैं। अमेरिका से हाल ही में प्राप्त MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर डिपिंग सोनार, टॉर्पीडो और डेप्थ चार्ज से लैस हैं। इसके अलावा कैमॉब 28 हेलेक्स और सी किंग एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर अभी भी भारतीय नौसेना की सेवा में हैं, जिससे नौसेना की हवाई एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता और मजबूत होती है। साथ ही HAL ध्रुव के एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेरिएंट स्वदेशी एंटी सबमरीन अभियानों के लिए विकसित किए जा रहे हैं। भारत का पनडुब्बी बेड़ा एंटी सबमरीन वॉरफेयर रणनीति में आक्रामक और रक्षात्मक दोनों भूमिकाओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कलाबरी क्लास पनडुब्बियां उन्नत सोनार और टॉर्पीडो सिस्टम से लैस हैं, जिससे ये दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकते हैं। किलो क्लास और शिशुमार क्लास सबमरीन्स पुरानी होने के बावजूद प्रभावी एंटी सबमरीन प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रही हैं। इसके अलावा INS अरिहंत क्लास SSBS, जो मुख्य रूप से परमाणु प्रतिरोध प्लेटफॉर्म है, जलमग्न ट्रेनिंग और लक्ष्य भेदन की क्षमता में भी योगदान देते हैं। जलमग्न क्षेत्र में जागरूकता और मजबूत करने के लिए भारत ने उन्नत पहचान प्रणाली तैनात की है, जैसे साउंड सर्वेलेंस सिस्टम, जो हिंद महासागर में दुश्मन की पनडुब्बी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक अंडर वाटर सोनार सेंसर नेटवर्क है। इसके अलावा मारीच एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम एक स्वदेशी रक्षा प्रणाली है, जो भारतीय नौसेना के जहाजों को आने वाले टॉर्पीडो का पता लगाकर उन्हें भटकाने में मदद करती हैं।
भारतीय नौसेना के एंटी सबमरीन वॉरफेयर अभियानों में दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए टॉर्पीडो का महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। वर्णास्त्र टॉर्पीडो की खरीद, जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हैवी वेट टॉर्पीडो है, देश की एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता को आधुनिक बनाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। वर्णास्त्र एक हैवी वेट टॉर्पीडो है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। ये आज उपलब्ध सबसे उन्नत टॉर्पीडो में से एक है और भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और पनडुब्बियों में शामिल किया जा रहा है। वर्णास्त्र टॉर्पीडो की रेंज 40 किलोमीटर से अधिक है और ये 74 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करने में सक्षम है। दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए 250 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड भी इसके ऊपर लगा हुआ है और सटीक निशाने के लिए GPS आधारित इनर्शियल नेविगेशन और ऑन बोर्ड अकूस्टिक होमिंग सेंसर्स का उपयोग करता है। वर्णास्त्र, जो भारत में विकसित पहला हैवीवेट टॉर्पीडो है, इससे विदेशी आयात पर निर्भरता कम होती है। वर्णास्त्र की लंबी रेंज और उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली भारतीय नौसेना को एंटी सबमरीन वॉरफेयर में एक बढ़त प्रदान करती है। ये पुराने टॉर्पीडो की तुलना में कहीं अधिक दूरी से दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगा सकता है और उन्हें निशाना बना सकता है। इसके अलावा इसकी गहराई और उथले दोनों प्रकार के जल में प्रभावी रूप से काम करने की क्षमता इसे भारत के विविध समुद्री वातावरण के लिए एक बहुउपयोगी हथियार बनाती है। वर्णास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि यह स्वदेशी रूप से विकसित है, जिसे भारत टॉर्पीडो उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों के अनुरूप है, जिससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होती है और भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ती है। वर्णास्त्र टॉर्पीडो को कोलकाता क्लास और शिवालिक क्लास जैसे अग्रिम पंक्ति के डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट युद्धपोतों पर तैनात किया जा रहा है। ये टॉर्पीडो इन युद्धपोतों की एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता को काफी हद तक बेहतर करते हैं, जिससे वे दुश्मन की पनडुब्बियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। भारतीय नौसेना वर्णास्त्र को कलावरी क्लास पनडुब्बियों में शामिल करने की योजना बना रही है, जिससे पुराने आयातित टॉर्पीडो को बदला जाएगा। इससे भारत का पनडुब्बी बेड़ा और भी अधिक घातक और तकनीकी रूप से उन्नत होगा, जिससे उसकी जल युद्ध क्षमता में सुधार होगा। चीन द्वारा हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों की उपस्थिति बढ़ाने और पाकिस्तान द्वारा चीन और तुर्की से आधुनिक पनडुब्बियां हासिल करने के बीच वर्णास्त्र भारत को एक रणनीतिक बढ़त देता है। क्योंकि यह देश में निर्मित है, भारत तेजी से इसकी आपूर्ति और बड़े पैमाने पर उत्पादन सुनिश्चित कर सकता है, जिससे संघर्ष के समय निरंतर एंटी सबमरीन वॉरफेयर संचालन संभव हो सके। भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता इस क्षेत्र में सबसे मजबूत मानी जाती है। उन्नत युद्धपोत, विमान, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां और आधुनिक निगरानी प्रणाली भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि प्रभावी एंटी सबमरीन वॉरफेयर संचालन के लिए आधुनिक टॉर्पीडो का होना जरूरी है और वर्णास्त्र की तैनाती इस दिशा में एक बड़ा बदलाव है। अंत में बात करते हैं भारतीय वायुसेना की, जिसकी निगरानी और संचालन क्षमता को और बढ़ावा मिलेगा। DAC ने एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की मंजूरी दी है। ये सिस्टम आधुनिक युद्ध में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कई प्लेटफॉर्म्स को नेटवर्क करके उनकी युद्ध क्षमता को भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते हैं। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम आधुनिक वायु रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उड़ान में कमांड सेंटर के रूप में कार्य करते हैं, जो रियल टाइम निगरानी, खतरों की समय से पहले पहचान और युद्ध क्षेत्र समन्वय प्रदान करते हैं। ये विमान भारतीय वायुसेना की आंख और कान की तरह काम करते हैं, जिससे वे दुश्मन की गतिविधियों का पहले से पता लगा सके और उन पर प्रतिक्रिया दे सके। हाल ही में रक्षा अधिकरण परिषद यानी DAC द्वारा अतिरिक्त AEW&C सिस्टम्स के अधिग्रहण और विकास को मंजूरी देना भारत की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भारत वर्तमान में स्वदेशी और आयातित AEW&C प्लेटफॉर्म्स का मिश्रण संचालित करता है। DRDO का नेत्रा AEW&C, जो एम्बेयर ERJ-145 विमान पर आधारित है, एक स्वदेशी प्रणाली है जो 360 डिग्री रडार कवरेज, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सहायता और संचार रिले क्षमताएं प्रदान करती है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना रूस के IL-76 हवाई जहाज पर लगे फैल्कन एवेक्स का भी संचालन करती है, जो उन्नत इजरायली रडार प्रणाली से लैस है, जो लंबी दूरी की निगरानी और खतरे को ट्रैक करने में सक्षम है। भविष्य को देखते हुए भारत एयरबस A321 प्लेटफॉर्म्स पर आधारित एक अधिक शक्तिशाली एवैक प्रणाली पर काम कर रहा है, जिसे इसकी हवाई निगरानी क्षमता और भी मजबूत होगी। DAC द्वारा हाल ही में अतिरिक्त AEW&C सिस्टम खरीदने और विकसित करने की मंजूरी देने से भारत की वायु रक्षा क्षमता काफी मजबूत होगी। इससे हवाई निगरानी और खतरे को पहले ही पहचानने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे भारतीय वायुसेना दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइल खतरों को अधिक सटीकता और बड़े क्षेत्र में नजर रख सकेगी। यह विस्तृत निगरानी भारत की सीमाओं और समुद्री क्षेत्रों के लिए खास तौर पर फायदेमंद होगी, जहां उभरते खतरों को तेजी से पहचान कर निष्क्रिय करना जरूरी है। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान युद्ध के दौरान समन्वय को बेहतर बनाते हैं, क्योंकि वह कमांड और कंट्रोल सेंटर की तरह काम करते हैं। ये लड़ाकू विमानों, वायु रक्षा इकाइयों और जमीनी सेना के बीच संचार को मजबूत बनाते हैं। इन सिस्टम्स को भारत के एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में जोड़ा जाएगा, जिससे वास्तविक समय की जानकारी साझा की जा सके और मिशनों को अधिक प्रभावी ढंग से अंजाम दिया जा सके। क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करने के लिए अधिक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का अधिग्रहण आवश्यक है। चीन और पाकिस्तान दोनों अपनी एवैक क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं, इसलिए भारत को अपनी रणनीतिक बढ़त बनाए रखने के लिए उनकी क्षमताओं की बराबरी करनी होगी या उनके आगे निकलना होगा। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान हवाई अभियानों के लिए ताकत बढ़ाने का काम करते हैं। ये लड़ाकू विमानों को रियल टाइम में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे वह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों मिशनों में अधिक प्रभावी हो जाते हैं। उच्च जोखिम वाले इलाकों में ये विमान आने वाली मिसाइलों का पता लगाने और वायु रक्षा प्रतिक्रिया को संगठित करने में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष रूप में AEW&C विमान भारत की वायु रक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले हैं। DAC की अतिरिक्त प्रणालियों को प्राप्त करने की मंजूरी यह सुनिश्चित करेगी कि इंडियन एयरफोर्स खतरे का तेजी से पता लगाने, प्रतिक्रियाओं को अधिक कुशलता से समन्वय करने और वायु श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए अच्छी तरह तैयार रहे। इन उन्नत सिस्टम्स की तैनाती के साथ भारत अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, दुश्मनों का मुकाबला करने की क्षमता बढ़ा रहा है और क्षेत्र में रणनीतिक हितों की रक्षा कर रहा है। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC की मंजूरियां रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत के सशस्त्र बलों के समय पर आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि को सुनिश्चित करती हैं। महत्वपूर्ण रक्षा खरीद को मंजूरी देकर DAC जमीनी, हवाई, समुद्री और साइबर क्षेत्रों में सेना की युद्ध तत्परता, रक्षा क्षमता और शक्ति प्रदर्शन को मजबूत करता है। इसके साथ ही हम इस एपिसोड के अंत पर पहुंच गए हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह नई स्टोरीज और उनके विश्लेषण के साथ। डिफेंस डायनेमिक्स के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणियां #DD with दानवीर के साथ जरूर साझा करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।